अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मुल्की तारीख में एक बहुत अहम इवेंट था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का इजलास था। गुज़श्ता कई हफ्तों बल्कि कई महीनों से पाकिस्तान का ऐसा मीडिया जिसे उसामा बिन लादेन फाइनेंस करते रहे और जमहूरियत के खिलाफ कुव्वतों ने उसे ताकतवर बनाया था, बिल आखिर उस मीडिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरपरस्ती हासिल की और बहुत ज्यादा फैज़याब हुआ। ये मीडिया के ऐसे लोग हैं जो फनी तौर पर सहाफी कहलाए नहीं जा सकते। ये तमसील निगार हैं, कहानी निगार हैं और इन्होंने पूरी उम्र रिपोर्टिंग या सहाफत सीखी ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मौक्कर और मोतबर मनवाए गए। चूंकि रियासत पर अफरियत का साया है, रियासत यरगमाल है, रियासत पर कब्जा है, नादीदा खलाई मखलूक का कब्जा है। जिस रोज पीडीएम बनी थी उस रोज भी मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने मारूजात पेश की थी कि देखें मीडिया इस तारीखी मुहिम को नाकाम करने की हत्तुल इम्कान जद्दोजहद करेगा। मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन चूंकि अभी तक सियासी शऊर में उस हद तक पुख्ता नहीं हो सके हैं कि वो सियासी चालों को समझ सकें। वो समझते हैं कि उनकी क़यादत की तारीफ करने वाला शख्स ही दरअसल मोतबर या मौक्किर है या संजीदा है या मुखलिस है। सच्ची बात यह होती है कि जब किसी को रास्ता से भटकाना दरकार हो तो उसकी तारीफ करके भी यह मकसद हासिल किया जाता है। इसकी मिसाल मैं आज की कौमी असम्बली की कार्रवाई की देता हूं कि वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा ने वहां पर एक बिल पेश होने के बाद पीपल्स पार्टी बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली से बाहम दस्तो गिरेबां हुए, लड़ाई की, झगड़ा किया। आज के दिन तो मुमकिन है कि ईवान वजीर आजम में बैठी हुई शख्सियत ये सोच रही हो कि ये लोग उसके बहुत लॉयल हैं और उसकी खातिर कुर्बानी देते हैं। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें मजीद जिंदगी अता की और हुकूमत से फारिग होने के 10 साल बाद उन्हें मामलात की समझ आना शुरू हुई तो वो इस इवेंट को याद रखेंगे कि उनके हक में लड़ाई झगड़ा करने वाले और असम्बली के फ्लोर पर ईवान का तकद्दुस पामाल करने वाले, ईवान को खराब करने वाले लोग हरगिज उनके दोस्त नहीं थे। बायनी ही पीडीएम के बनने के बाद मुस्तकिल गोलाबारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब होती रही है। साबित यह किया जाता है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो अपनी मुतहम्मल मिजाज, कैफियत और तबीयत की वजह से कभी किसी झूठे को उसके मुंह पर या उसके अकब में, उसके पीछे झूठा नहीं कहते, उनकी किरदार कुशी की जाती है और उन्हें साबित किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े एजेंट हैं। और कल क्या होगा या माजी के कल में क्या हुआ था इसको भुलाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तारीफ की गई और मौलाना फजलुर रहमान को उनके कद से बड़ा करके पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन आज 90 की दहाई नहीं है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कम अज कम 2 बार इक्तदार से महरूमी के बाद जेल में वक्त गुजार चुके हैं। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार जेल गए और जद्दा गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो वो तय कर चुके थे कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में अपना सफर आगे चलाएंगे। लेकिन बदकिस्मती उनकी, बदकिस्मती पाकिस्तान की, बदकिस्मती जमहूरियत पसंदों की कि कुछ लोगों ने उन्हें कायल किया कि उनकी लड़ाई रियासत, एस्टेब्लिशमेंट, खलाई मखलूक, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जर्नैल या कोई भी ऐसी गैर नादीदा मखलूक जो मुल्क को यरगमाल बनाए हुए है उससे नहीं थी, बल्कि एक शख्स परवेज मुशर्रफ के साथ थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह दाना उस वक्त चुग लिया था और बिल आखिर वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के हाथों 10 साल तक इस्तेमाल होते रहे। लेकिन 10 साल बाद नतीजा वही निकला कि उनकी लड़ाई एक आदमी से नहीं थी, एक निजाम से थी और उस निजाम ने 2 बार उन्हें चीट किया, उनके साथ धोखा किया और उन्हें उनके इंजाम तक पहुंचाया। तो मैं इस बार निस्बतन ज्यादा खुशफहम हूं और मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काफी हद तक मामलात को तज्जिया करने की आसाइश या सहूलत हासिल कर चुके हैं। अब अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को किसी ने इशारा दिया है कि इमरान खान की हुकूमत को उलटने की कोशिश की जाए तो यह 100% गलत बात है। और इससे बड़ी बात यह है
کہ مختلف لیول پر مختلف اوقات میں میاں محمد نواز شریف کے طاقتور ترین روابط استوار رہے ہیں اور آج بھی ہے۔ سیاست اور جنگ کو سمجھنا پڑے گا۔ سیاست ڈائلاگ کی جنگ ہے، لڑائی ہے۔ سیاست میں آپ اپنے روابط کو منقطع کر کے کسی جزیرے میں جا کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ریاست میں آپ کو اپنے مخالف سے وقتاً فوقتاً ڈائلاگ میں رہنا پڑتا ہے، اس کی پوزیشن کو سمجھنا ہوتا ہے اور اپنی پوزیشن کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جس روز پی ڈی ایم بنا تھا تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ڈی ایم پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین اتحاد ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی جو آج کے دن تک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کٹ پتلیوں کا ایک گروہ ہے۔ تو عملی طور پر جتنے بھی لوگ گزشتہ 30-40 سال میں سیاست میں متعارف ہوئے ہیں، ان سب کا اجتماع پی ڈی ایم ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی دانش ہے، اور یہ کبھی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں گے، اشتعال میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے، اور عاقبت نااندیشی کو استعمال نہیں کریں گے۔ پی ڈی ایم کے بنتے ہی کچھ لوگوں نے خودکش حملہ کی طرح پی ڈی ایم کی سیاست کو چلانا چاہا، مگر نہیں۔ پی ڈی ایم کے قائدین اس وقت بہت سارے تجربات سے گزر چکے ہیں، وہ خودکش حملہ نہیں کریں گے۔ ان کا مقصد نظام کو بدلنا ہے، ان کا مقصد حکومت کو بدلنا ہے، ان کا مقصد پارلیمان کا وقار دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ ان کا مقصد اس وقت بہت وسیع البنیاد ہے۔ تو جب آپ وسیع البنیاد جدوجہد کرتے ہو تو پھر آپ کو زیادہ سنجیدہ ماحول میں اپنی ایکٹیویٹی کرنا پڑتی ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم تھوڑے ہی عرصے کے بعد اپنے عوام کو کول ڈاؤن کر دیتی ہے، جو اشتعال یا جو جوش اور ولولہ عوام کے اندر حکومت کے خلاف پیدا کیا جاتا ہے، اس کو خود سے ہی ٹھس کر دیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ پی ڈی ایم کی پلاننگ ہے۔ پی ڈی ایم اپنی موومنٹ کو کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت میں بغاوت میں تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ پی ڈی ایم کسی بھی صورت میں انقلاب کو افورڈ نہیں کرتی۔ پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دیں، امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں کہ ملک دشمن طاقتیں ایک دفعہ پھر ملک کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے قدم بقدم اپنے سفر کو بڑی سنجیدہ اور بڑی ہی ذہانت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ پہلے روز عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسے کرنے کا، جلوس کرنے کا، عوامی حمایت کے حصول کا مقصد ایک ہے کہ واضح پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیا جائے جو موجودہ حکومت کی نکیل کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، جو موجودہ حکومت کا تحفظ کرنے کے لیے غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں، جو موجودہ سسٹم کی مضبوطی اور اس کو طاقت دینے کے لیے پارلیمان کو اغوا کیے ہوئے ہیں، یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک سیاسی رہنماؤں کا یہ پیغام ان انگلیوں تک، ان طاقتوں تک پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان صرف ایک فیکٹر پر چل کر آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا، وہ ملٹی ڈائمینشنل فیکٹرز کو سمجھتا ہے اور پہچانتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی گرینڈ ڈیزائن کا بھی مقابلہ کرنا پڑا ہے، اور ایک خاص وقت میں میاں محمد نواز شریف اس گرینڈ ڈیزائن کا حصہ رہ چکے ہیں۔ آج اس تحریک کو جمہوری طاقتوں نے اس انداز سے بھی بچانا ہے کہ ہم کسی بین الاقوامی ڈیزائن کا حصہ بن کر پاکستان کے مفادات پر سودا نہ کر لیں۔ یقینی طور پر اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے خلاف بین الاقوامی طاقتیں بھی اپنے لیول پر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی دکھا رہی ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے قائدین اس قدر سنجیدہ اور اس قدر تجربہ کار ہو چکے ہیں کہ وہ اب کسی کی انگلی پر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ آج میاں محمد نواز شریف اگر اس گرینڈ ڈیزائن کا دوبارہ حصہ بننا چاہیں تو کچھ عرصے کے لیے اقتدار حاصل کر لیں یا اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن آج کے بعد دوبارہ ان کے بچوں کو، ان کی آئندہ آنے والی نسل کو، ان کی پارٹی کو اسی صورتحال کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے گا۔ سیاستدان کی علم سیاسیات میں جو تعریف لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو تاریک اندھیری رات میں، تاریک کمرے میں، کالے رنگ کے پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے چینٹے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں یہ کس قدر مشکل کام ہے، امکانات کی تلاش کرنا ہوتی ہے۔ سیاستدان کو اپنے مخالف کی طاقت کو اسیس کرنا ہوتا ہے، اس کا
अंदाजा लगाना होता है और उसे देखना होता है कि किस वक्त लोहा इस कदर गर्म है कि वो उस पर हथौड़ी मारेगा तो अपना मतलूबा मफाद हासिल कर सकेगा। अब उस हथौड़ी के मारने का मकसद ये भी नहीं है कि मौजूदा सिस्टम को डिसॉल्व कर दिया जाए या इसको एट स्टेक ले आया जाए। उसका मकसद सिर्फ यही है कि जमहूरियत की फतह हो। तो आज बहुत ही खुशगवार माहौल में पीडीएम का इजलास हुआ। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तजर्बा की बुनियाद पर अपनी तरजीहात से बाकी जमातों को एतमाद में लिया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाकी जमातों ने आमन्ना व सदक ना कहा और उनके गाइडलाइन और रोड मैप को तस्लीम किया है। पीडीएम के इजलास में आज ऐलान किया गया है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, उससे कबल सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाएगा और सेनेट के इलेक्शन में कौमी असम्बली हल्का इंतखाब होती है इस्लामाबाद की एक सीट के लिए। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कंटेस्ट करेंगे। कौमी असम्बली का अक्सरियती वोट जब यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट के इलेक्शन में अगर मिलता है, चूंकि ये खुफिया वोटिंग है, तो इसमें एक्सपोज हो जाएगा कि हुकूमत यानी इमरान खान वजीर आजम के तौर पर कहां खड़े हैं और पीडीएम के इत्तेहादी कहां खड़े हैं। यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर इत्तफाक करने के पीछे एक बहुत बड़ी मंतक है। अभी गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि रहमान मलक और कमरुज़्ज़मा कायरा को इलेक्शन लड़ाने की बात हो रही थी। तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे भी एक दानाई है कि यूसुफ रजा गिलानी ने गुज़िश्ता 3-4 महीने में अपने हल्का इंतखाब में यानी जनूबी पंजाब में या सराइकी इलाका में बहुत ज्यादा होमवर्क किया है और उनके रवाबत हैं बहुत ज्यादा अरकान असम्बली के साथ। और ये वो अरकान असम्बली हैं जिन्हें माजी में किसी भी वक्त दबाव में लाकर, ब्लैकमेल करके, खौफजदा करके, मुकदमात बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तोड़ा गया था। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम की ये तहरीक कामयाब होगी और यूसुफ रजा गिलानी सेंटर मुंतखब हो जाएंगे और उनका जो वोट का स्कोर होगा वो इमरान खान के लिए एक पैगाम होगा। मुमकिन है कि इमरान खान उस इलेक्शन के नतीजा को कबूल करके मुस्ताफी हो जाए और अगर नहीं होते तो 26 मार्च यानी लॉन्ग मार्च से कबल कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की जा सकती है। तो आज की मेरी ये वीडियो खसूसी तौर पर पाकिस्तान मीडिया के लिए है। जो भी लोग मीडिया पर बैठे हुए नौटंकियों को सहाफी मानते हैं, जो लोग समझते हैं कि ये साहिब इल्म लोग हैं, तज्जिया करने की सलाहियत रखते हैं या इनके पास कोई खबरें होती हैं, आप यकीन करें गुज़िश्ता 50 साल से ये लोग इसी तरह नौटंकियां कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ड्रामे करते हैं। इनके पास जो स्क्रिप्ट आता है वो खलाई मखलूक की जानिब से तहरीर शुदा आता है और इन्हें मौके दिए गए हैं कि ये बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर आप लोगों को गुमराह करते हैं। इनकी सलाहियत, काबिलियत, इनकी औकात तज्जिया करने की होती ही नहीं है। इन्हें यह बात समझ ही नहीं आती है और ये बेशर्मी और ढिठाई के साथ वक्तन फवक्तन अपना यू टर्न लेते रहते हैं और रुख बदलते रहते हैं और इनका एक ही टारगेट है। इनकी मकसद, इनका टारगेट पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के मुखालिफ चलना है। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर रहेगी, इदारे कमजोर रहेंगे, पार्लिमान कमजोर रहेगी, तो सहाफी के नाम पर ड्रामा करने वाले लोग बहुत अहम रहेंगे। उनको नादीदा जराए वाफर रिज़्क मुहैया करते रहेंगे, उनके लिए बड़े बड़े महंगे और अच्छे एयर टाइम दस्तयाब किए जाते रहेंगे। तो आप लोगों को इस बात को समझना है, जब तक ये लोग डिस्क्रेडिट नहीं होते, जब तक आप लोग खुद सियासी तज्जिया करने की अहलियत नहीं हासिल कर लेते और जमहूरी इस्तेहकाम और जमहूरियत को समझ नहीं लेते, उस वक्त तक इन लोगों का धंधा चलता रहेगा। और जमहूरियत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में सियासी जमातों के इस्तेहकाम के लिए इनके धंधे को चौपट करना बहुत जरूरी है। पीडीएम के इजलास की कामयाबी की मुबारक। पीडीएम बड़ी संजीदगी के साथ, दानाई के साथ और अपनी हिम्मत और इस्तेदाद के साथ आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं यकीन करता हूं या मैं गुमान करता हूं कि पीडीएम की क़यादत पाकिस्तान की इस डकैत हुकूमत को, इस गासिबाना हुकूमत को जिसने अवाम की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, अवाम से रिज़्क छीन लिया है, अवाम से सुख का सांस छीन लिया है और पाकिस्तान को तरक्की माकूस की तरफ यानी पीछे की तरफ लेकर जा रही है, इससे छुटकारा हासिल हो सकेगा। और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का वो ख्वाब भी पूरा हो सकेगा कि फौज हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है, हमारे साथ बैठे और इस बात पर अहद करे कि उनके करने का क्या काम है और मुंतखब हुकूमत के करने का क्या काम है। जब तक
ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت کا طریقہ برقرار رہے گا، چلتا رہے گا، اس وقت تک یقین کریں کہ پاکستان مستحکم نہیں ہو سکے گا۔ یوٹیوب چینل دوسرا رخ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ آج کے لیے اسی قدر، انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔